चले बच्चे, जुड़ जाइए फिर से मैं हाजिर हूँ, आपका गुरु, आपका मोटिवेटर कहिए एक तरह से, आपका हम साथी कहिए एक तरह से। और ग्रुप डी में इस बार किसी भी हालत में सफलता प्राप्त करनी है तो साइंस आपको मजबूत करना ही पड़ेगा, और मजबूत करने के लिए मैं और आप मिलकर के एक नया आयाम लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। यहाँ देख लीजिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कार्बन बंध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कार्बन बंध के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बच्चे, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्केन, एल्केन होता है, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी, और दूसरा होता है डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको सी डबल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। और दूसरा होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसको बोलते हैं बेटा एल्काइन, क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। यानी आपको हाइड्रोकार्बन किसके बने यौगिक होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक होते हैं। और ये क्या हुआ? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n-2। ये ध्यान रखिए। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब भी आपको एक्टिविटी की बात करेगा, क्रियाशीलता की बात करेगा, किसकी बात करेगा? क्रियाशीलता। तो बच्चे क्रियाशीलता की बात अगर करेगा तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशीलता होगा आपको किसका? डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। अगर बात करेगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करेगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा? तो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका? तो सिंगल बॉन्ड का। दीपू कुमार जी फिर से हाजिर है बेटा, एकदम ठीक है। लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब मौका मिलेगा मैं आ जाऊँगा, ठीक है। आज मौका है, शुक्रवार है, कल फिर पूरा टेस्ट ही है दिन भर, लेकिन आज है समय अभी मेरे पास, तो हम लोग आ गए। तो यहाँ देखिए क्या होगा। तो बच्चे सबसे बड़ा कौन होगा? सिंगल बॉन्ड देखिए कौन है? तो इथीन जो है, इथाइन जो है ट्रिपल बॉन्ड है, इथीन जो है डबल बॉन्ड है, और इथेन जो है सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। तो यही आंसर होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में बोल रहा है, व्यवस्थित करें बढ़ते क्रम में, ठीक है, कम से ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा कौन? आपका ये होगा, क्योंकि इथाइन देखिए, इथाइन C2H2 हो गया, इसको इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। इससे बड़ा किसका होगा? तो आपको इथीन का C2H4 हो गया, ठीक है। आपको पता है C2H4 इथीन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो पॉलीथीन के निर्माण में। और फिर क्या हो गया आपको? इथेन C2H6। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? तो C2H6 का होगा। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है, कोई बात नहीं। पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। बच्चे इलास्टिक कोलिजन होगा। आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है क्या, ठीक है। क्या होगा इलास्टिक कोलिजन? तो बच्चे इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब होता है, कोलिजन का मतलब क्या होता है? ये प्रत्यास्थ संघट्ट है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, प्रत्यास्थ संघट्ट है। और प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब क्या होता है कि आपको दो चीज कंजर्व रहेगा, दो चीज संरक्षित रहेगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम यानी संवेग। एक हाफ mv² ये संरक्षित है, और दूसरा मोमेंटम p बराबर क्या है? mv आपका संरक्षित रहेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, p बराबर mv भी यहाँ पर संरक्षित रहेगा। यानी ऐसा संघट्ट जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहता है, ऐसे संघट्ट को हम क्या कहते हैं? तो
प्रत्यास्थ संघट कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और ऐसा संघट जिसमें केवल और केवल संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, तो ऐसे संघट को हम क्या कहेंगे, तो आपको ठीक है क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ संघट कहेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो बच्चे एकदम याद रखना है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, आपको कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा बेटा। क्या रहेगा, संरक्षित। जबकि अप्रत्यास्थ संघट में मैंने क्या कहा कि केवल और केवल आपका संरक्षित क्या होगा, तो केवल और केवल आपका संरक्षित रहेगा ओनली काइनेटिक एनर्जी, नहीं मोमेंटम संरक्षित रहेगा। अब देखिए, जब ठीक है आपको 2 kg और 3 kg, तो 2 गुना 4 और ठीक है 3 गुना 2, याद देख लिए बच्चे, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा, तो क्या होना पड़ेगा, तो दोनों का ठीक है संवेग एक दूसरे के विपरीत होगा और कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, तो ये विपरीत दिशा में गमन करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए कि ये चला आपको और ये टकराया, और उसके बाद इसका मान लीजिए द्रव्यमान कितना है, 2 kg है, और इसका मोमेंटम कितना है, 4 है। तो बच्चे इसका देखिए कितना है, 3 kg है, और ये मोमेंटम 2 है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करेंगे, तभी जाकर के आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। अगर सेम दिशा में गमन करेगा तो दोनों जुड़ जाएगा एक दूसरे के, और ये कभी भी कंजर्व नहीं होगा। तो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से 2 कंसेप्ट आपको एकदम याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बोथ अगर कंजर्व रहे, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहे, तो ऐसे संघट को प्रत्यास्थ, और केवल संवेग संरक्षित रहे, गतिज ऊर्जा नहीं, तो ऐसे संघट को अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के का संबंध बताता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहां देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक तार है, इसका 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर है बच्चे, और इससे प्रवाहित धारा है, मान लीजिए आई धारा है, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया, और V बराबर क्या हुआ, RI हो गया, जहां R क्या हुआ, प्रतिरोध हो गया। तो ये कौन सा रिलेशन है बच्चे, कौन सा रिलेशन है, तो ये आपको पता है कि ये ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का नियम। ओम का नियम बताता है कि देखिए किसी चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ओम का नियम हो गया बेटा। क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। अब देखिए विकिरण का नियम, तो विकिरण का नियम किसने दिया था, तो विकिरण का नियम दिया किसने, तो विकिरण का नियम दिया था स्टीफन्स ने। किसने दिया था, स्टीफन्स ने दिया था बच्चा। क्या हुआ, E बराबर सिग्मा T⁴, E बराबर सिग्मा 2⁴ होता है। यानी किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा आपको तापमान के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है। तापमान के चतुर्थ घात का क्या होगा, समानुपाती होगा। ये किसका नियम है, तो ये बच्चे ठीक है विकिरण का नियम है। आवेशों का नियम, आवेशों से संबंधित नियम दिया था कूलॉम्ब ने। किसने दिया था, कूलॉम्ब ने। याद रखिए बेटा, कौन दिया था, कूलॉम्ब ने। और कूलॉम्ब ने क्या नियम दिया था कि देखिए F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बेटा क्या होगा, R² होगा। ये किसने दिया था, तो बच्चे कूलॉम्ब ने दिया था आवेश का नियम। अब देखिए जूल का नियम, जूल का नियम क्या है, तो जूल का नियम है H बराबर I² RT, H बराबर I² RT होता है। यानी ठीक है आपको किसी भी चालक तार से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न उष्मा, ठीक है आवेश, वो तो विद्युत धारा का वर्ग और प्रतिरोध, और ठीक है आपको जितने समय तक वो प्रवाहित हो रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये वो जूल का उष्मा प्रवाह का नियम है, या उष्मा जूल के विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न उष्मा का नियम है बच्चे। तो एक तरफ से आपने देख लिया विकिरण का नियम E बराबर सिग्मा T⁴, आवेश का नियम कूलॉम्ब, और यहाँ से बल, आवेशों के बीच बल की गणना होती है, और F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R², और जूल का नियम क्या हो गया, H बराबर I² RT, जहाँ I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, और T समय है, जितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होता। ओम का नियम क्या है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, और V बराबर क्या हुआ, RI। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छी बात है। यहाँ देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराती, कोई बात नहीं, टकराने के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान कितना है, कोई बात नहीं बेटा, 1 सेकेंड में निकल जाएगा आपका सवाल। और अभी तुरंत मैंने बताया था कि संघट्ट जब भी हो, चाहे वो प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। संघट्ट होगा तो संवेग तो पक्का संरक्षित रहेगा। संघट्ट में याद रखिए बच्चे, कोई भी चाहे वो ठीक है प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, क्या संरक्षित रहेगा, तो आपका संरक्षित रहेगा संवेग। संवेग संरक्षित रहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, संवेग संरक्षित रहता है। यानी मोमेंटम इज टू बी कंजर्व्ड, मोमेंटम इज टू बी
कंजर्व्ड, एकदम ध्यान में रखना बच्चे। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं जरा इस पर, ठीक है। प्रत्यास्थ संवेग संरक्षित रहेगा तो संवेग क्या होता है, तो m1, ठीक है। अब देखिए m1 इंटू क्या v1। अब देखिए चला, ये गाड़ी चल रही है बच्चे, ये क्या चल रही है, गतिमान से एक 2000 kg का ट्रक, ये ट्रक चल रहा है बच्चे। पहले फिगर बना लेते हैं, ये देखिए ये ट्रक है और क्या हुआ, 2000 kg के ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी, ये देखिए ट्रैफिक लाइट पर ये खड़ी है, विराम में खड़ी है, और इससे जाकर के ये ट्रक टकरा गया। क्या टकरा गया, ट्रक। बच्चे एकदम ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये ट्रक टकरा गया, ये ट्रक है और ये आपको ट्रैफिक लाइट है और यहीं पर आपको कार खड़ी है, ये कार है बच्चे। तो इससे जाकर के टकरा गया, तो इसका द्रव्यमान कितना, तो बच्चे इसका द्रव्यमान है, ठीक है, m मान लेते हैं और v वेग मान लेते हैं, और ये टकराया तो कुल कार और इसका दोनों का द्रव्यमान ले लीजिए, और ये v वेग से गमन कर रहा मान लेते हैं, तो कार और कार का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, तो m प्लस m इंटू क्या कर देंगे, v कर देंगे। यानी आपको यहां देखिए मैंने क्या कहा कि यहां देखिए क्या हुआ, ट्रक का द्रव्यमान m गुना, ध्यान दीजिए बच्चे, ट्रक का द्रव्यमान गुना क्या, आपको ट्रक का वेग v बराबर क्या होगा, आपको ट्रक का द्रव्यमान और प्लस क्या, आपका कार का द्रव्यमान गुना संयुक्त वेग आपको v1 दिया हुआ है ये। अब बच्चे देखिए, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, क्या मैंने कहा कि ट्रक का द्रव्यमान गुना ट्रक का वेग, ठीक है, ट्रक प्लस कार का द्रव्यमान गुना आपको का संयुक्त वेग जो भी है, देखिए ये क्या होगा 2000 kg गुना क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, बराबर आपको क्या है, तो 2000, ये 2000 हो गया। अब प्लस मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है, छोटा वाला m है, और यहां पर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, कोई बात नहीं, निकाल लेते बेटा। 8 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है तो आपको निकालना है, तो निकल तो जाएगा, क्या दिक्कत है बच्चे। ये हो गया 2000 से ये 20000 हो गया, कितना हो गया 20000, बराबर ये गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16000 हो गया, बराबर कर दीजिए कितना, प्लस 8m आ गया। इसको घटा दीजिए सर, तो 8m बराबर कितना, तो 8m बराबर आपको 20000 में से 16000 घटा दीजिए, 4000 हो गया, 4000 हो गया, और m बराबर कितना हो गया, तो 4000 बटा 8 कर देंगे, यानी 500 kg हो गया, 500 kg हो गया। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि कार का द्रव्यमान कितना होगा, तो 500 kg हो जाएगा, कार का द्रव्यमान कितना होगा, तो 500 kg हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा बेटा, कार का द्रव्यमान कितना है, तो 500 kg है, यहां ध्यान में रखिएगा 500 kg कार का द्रव्यमान होगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, कोई बात नहीं, एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, 750 कितना वाट है बच्चे, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है एक दिन में मशीन द्वारा। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए यूनिट विद्युत खपत, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे सेट में मैंने ये न्यूमेरिकल बनाया है, यूनिट विद्युत खपत, देख लीजिए बेटा क्या होता है, पावर गुना n गुना t बटा कितना 1000, निकाल लीजिए ना, क्या कह रहा है, पावर कितना है 750 वाट है, 750, और कितना विद्युतीय मशीन है, एक विद्युतीय मशीन है, टाइम कितना लगा, तो 4 घंटे लग गया, बटे कितना 1000, ध्यान में रखिए, ये काट दीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 कट गया, 3 यूनिट विद्युत खपत होगा, 3 यूनिट विद्युत खपत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, 3 यूनिट विद्युत खपत होगा। देखिए एकदम याद रखना बच्चे, क्या याद रखना है कि जब भी यूनिट विद्युत खपत हो तो यूनिट विद्युत खपत कैसे निकालेंगे, यूनिट विद्युत खपत, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, यूनिट विद्युत खपत कैसे निकलेगा, तो पावर गुना n मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, गुना क्या, ठीक है, आपको टी, अब बटा क्या आपका 1000, ये याद रखिएगा, टी हमेशा हम घंटा में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध बताता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब देखिए गति का समीकरण कौन कौन है, पहला समीकरण है, तो ये गति का समीकरण सबसे पहले दिया किसने, तो गति का समीकरण दिया, गति का समीकरण दिया किसने दिया, तो समीकरण दिया किसने, तो बच्चे ये दिया था, याद रखिएगा गैलीलियो ने दिया था। और गति का समीकरण क्या होता है, तो बच्चे यहां देख लीजिए, गति का समीकरण 3 है, v बराबर u प्लस at है, और ये देखिए पहला शब्द देखिए वेग, और अंतिम शब्द देखिए समय, तो वेग समय संबंध बताता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या मैं बता रहा हूं, पहला शब्द पकड़िए और अंतिम शब्द देखिए, तो वेग समय संबंध बताएगा पहला समीकरण। द्वितीय समीकरण लीजिए, s बराबर ut प्लस क्या होगा हाफ at स्क्वायर। अब देखिए बेटा पहला शब्द पकड़िए, ये क्या है, तो विस्थापन या स्थिति है,
विस्थापन या स्थिति है और ये क्या है, समय है। तो विस्थापन समय संबंध बताता है कौन, तो द्वितीय समीकरण। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या हुआ 2as हो गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ये क्या होगा, तो ये बताएगा वेग और स्थिति का संबंध बताएगा। वेग स्थिति संबंध ये बताता है, वेग और स्थिति संबंध बताता है। तो बच्चे एक तरफ से देखते हैं द्वितीय समीकरण कौन बताएगा, तो बच्चे ये बताएगा, क्या बताएगा, तो स्थिति समय बताता है, स्थिति समय बताता है, ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के कारण गति, गति का समय, गुरुत्व के कारण गति का समीकरण, गति का समीकरण। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, गुरुत्व के कारण गति का समीकरण में क्या होता है, ए बराबर जी होगा, यानी त्वरण ए बराबर किसके, गुरुत्व त्वरण के। तो पहला हो गया v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा हो गया क्या, s बराबर यू टी प्लस क्या, यू टी प्लस क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा या प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस लेंगे, अब वस्तु पृथ्वी की ओर आएगी तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे बच्चे। और तीसरा क्या हो गया, तो बच्चे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया 2gh हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपको क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो प्राणी को वर्गीकृत करने का काम किया था कार्लस लिनियस ने। किसने किया था, कार्लस लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है, टेक्सोनोमी का जनक कहते बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहते हैं, तो कार्लस लिनियस को, कार्लस लिनियस को कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, लिनियस को कहा जाता है, और फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है इनको। और ये क्रम कैसे होगा, कैसे याद रखेंगे बेटा, कैसे याद रखेंगे इसको तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि प्राणी का वर्गीक्रम का क्रम क्या होगा, पदानुक्रम क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले आते हैं किंगडम, कौन क्या आएंगे, किंगडम आएंगे बच्चे, किंगडम आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप आएगा, उसके बाद गण होगा, उसके बाद कुल होगा, वंश होगा और प्रजाति होगा। यहां देखिए सब, ठीक है, सब गक, सब गोकुल, याद रखिएगा सब गोकुल, ठीक है, वज्र पर, वप्र हो गया, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, सबसे शुरू होगा संघ से उसके बाद वर्ग आ गया, संघ के बाद क्या होगा, वर्ग याद रखना बच्चे, कैसे याद रखेंगे, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद आपको कुल आ जाएगा, वर्ग के बाद गण आएगा, गण के बाद कुल आएगा, कुल के बाद वंश आएगा, वंश के बाद प्रजाति आएगा, एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद गण आता है बच्चे, क्या आता है, गण, ठीक है, किंगडम स्पेसीज आएगा, उसके बाद क्या होगा, कुल आएगा, कुल जेनस आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका वंश आ गया, देन आफ्टर आपको प्रजाति आ गया। तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, संघ, वर्ग, एकदम याद रखिएगा, संघ, वर्ग, गण, कुल, ठीक है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। इस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार आप रिपीट कर लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, एकदम ध्यान में रखिएगा। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। चलिए, ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि देखिए पपीता जो है उभयलिंगी होगा, और आपको पता है पपीता पपीता मैंने बताया था कि दोनों पुमंग और जायंग एक साथ रहते हैं। पुमंग मतलब मेल पार्ट हो गया, और जायंग मतलब क्या हुआ, आपको फीमेल पार्ट हो गया, दोनों एक साथ रहेंगे बच्चे। और उभयलिंगी का मतलब क्या होगा, तो आपको मेल पार्ट और आपको फीमेल, मेल और फीमेल एक साथ होते हैं, मेल फीमेल एक साथ होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, एक साथ होते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ होते हैं, मेल फीमेल क्या होगा, एक साथ होगा। हिबिस्कस एक प्रकार का आपको क्या है, पुष्प है बच्चे, और जो जनरली हिबिस्कस आपको किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि शुष्क फल के सिर क्या होगा, सेला प्रकार के पौधों में गेंदा और सूरजमुखी होगा। कंपोजिटी कुल में कौन होगा, तो सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया होगा। क्रूसीफेरई में कौन होगा, सरसों, सलजम, मूली होगा। क्रूसीफेरई में क्या होगा, तो सरसों, सूरजमुखी और आपको मूली होगा। तो ये क्रूसीफेरई में आता है, क्रूसीफेरई में आता है, क्रूसीफेरी में आता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, यहां देखिए डैश, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बच्चे अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए
आपको तो बच्चे पता होगा कि आप बार बार पढ़ते होंगे, ठीक है। देखिए सब उल्टा पुल्टा आपको लग रहा हो। आप पढ़ते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, तो बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। आप पढ़े होंगे मास्टर ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है जो क्या करेगा, तो आपको हार्मोन स्रावित करता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हार्मोन स्रावित करता है, बिना ग्लैंड के स्रावित करेगा, ग्लैंड के बिना ग्लैंड के स्रावित करेगा। तो यहाँ ध्यान में रखना है आपको, क्या रखना है, बिना ग्लैंड के स्रावित होगा, बिना ग्लैंड के स्रावित, ठीक है। हाँ, बिना आपको डक्ट के स्रावित, डक्ट मतलब क्या, नली, बिना नली के, डक्ट के स्रावित होगा। तो ऐसे नली को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा कि आपका श्लेष्मा ही पीयूष ग्रंथि है, श्लेष्मा ही पीयूष ग्रंथि है। इसका इंग्लिश नाम देख लीजिएगा, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो इंग्लिश नाम जरूर देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कहा जाता है बच्चे। और ये सभी ग्लैंड को क्या करता है, आपको सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, लिख लीजिएगा बच्चे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड ये किसको कहा जाता है, तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बच्चे ये कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ग्लैंड कहा जाएगा किसको, तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ध्यान में रखना है, ये कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अग्नाशय, अग्नाशय आपको क्या होता है, तो अग्नाशय जो है याद रखिए बच्चे, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और एड्रिनल ग्लैंड, इससे एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि बच्चे, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। और इससे क्या होता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होता है बच्चे। एड्रिनल ग्लैंड से आपको क्या होगा, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और आपको पता होगा कि गुस्सा, उत्तेजना इत्यादि में एड्रिनलिन हार्मोन बाहर निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस, आपको मैं सब लिख देता हूं, आपको ध्यान में रखना है। अगर बोलेगा कि जल, जल ध्यान दीजिए, जल का ये ले रहे क्वथनांक, क्या ले रहे क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या हुआ, जहां पर जल उबलता है। और ये ले रहे हैं क्या बच्चे, हिमांक, जहां पर जल क्या होगा, जमता है। यानी ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो गया आपको क्या, बॉइलिंग पॉइंट। एकदम ध्यान में रखिए बेटा। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हिमांक कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का ध्यान में रखिएगा, जल का जो है फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो बच्चे फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर हम केल्विन में बात करें तो ये होगा आपको 373 केल्विन। और अगर हम आपको हिमांक की बात करें तो 273 केल्विन। अगर हम रोमर की बात करें तो रोमर हो गया 80 डिग्री रोमर और ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री रोमर हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन और 0 डिग्री आर ये समान होते हैं, क्योंकि सब क्या होगा, हिमांक है बच्चे, सब हिमांक है, केवल स्केल अलग अलग है। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होगा, बराबर होगा। यहां 2 बातें और ध्यान में रखनी है बेटा, क्या ध्यान में रखनी है कि याद रखिए -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। एकदम याद रखिए बच्चे, बराबर होते हैं। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। फिर देखिए एक चीज और, ये माइनस मैंने कहा था, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिए, क्या ध्यान में रखिए कि आपको याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे और केल्विन में -273 घटा देंगे, तो क्या होगा, ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। फिर देखिए एक और चीज बच्चे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको बोलेगा कि जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, जल का त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, त्रिक बिंदु ये कितना होता है, तो त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होता है। एक चीज और, परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप, ध्यान दीजिए बच्चे, परम शून्य ताप क्या होगा, तो परम शून्य ताप होगा 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको बार बार, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो
273 घटा देंगे। जल का अतिरिक्त बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है या 273.16 केल्विन होता है। तो ये सब बातें याद रखिए, परम शून्यता आप याद रखिए, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? देखिए वॉशिंग सोडा, बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं बच्चे, वॉशिंग सोडा ध्यान दीजिए बच्चे, वॉशिंग सोडा में जल का कितना अणु होगा? तो वॉशिंग सोडा होगा Na2CO3 इंटू 10H2। और देखिए ठीक है बच्चे, ये वॉशिंग सोडा हो गया। फिर देखिए ठीक है, आपको क्या कहना है? ग्रीन विट्रियोल, याद रखिए ग्रीन विट्रियोल, खूब पूछेगा ग्रीन विट्रियोल, पूछेगा बेटा ग्रीन विट्रियोल पूछेगा आपसे क्या होता है? तो ये फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2, ये ध्यान में रखिएगा। ब्लू विट्रियोल क्वेश्चन पूछेगा, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ब्लू विट्रियोल क्या होगा? तो ब्लू विट्रियोल आपको विट्रियोल क्या होता है? तो ब्लू विट्रियोल होता है कि क्या बच्चे? याद रखिएगा ब्लू विट्रियोल होगा कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2। चलिए और देखते हैं आपको ठीक है, व्हाइट विट्रियोल क्या होगा? व्हाइट विट्रियोल, उजला कशिश, व्हाइट विट्रियोल ये क्या होता है? तो बच्चे व्हाइट विट्रियोल होता है, ध्यान में रखिएगा, ये होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट इंटू 7H2 होगा, जिंक सल्फेट इंटू 7H2 होगा। फिर देखिए आपको एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट पूछेगा, एप्सम सॉल्ट पूछेगा, एप्सम सॉल्ट ये क्या होता है बच्चे? तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2 होगा। मैं एप्सम सॉल्ट आपको मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा? 10। अब बच्चे आपको अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछेगा तब क्या बोलिएगा? बेकिंग सोडा क्या होगा? तो बेकिंग सोडा होगा क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए तत्वों में ठीक से आकार में सबसे छोटा कौन है? यहां देखिए सबको हम देख लेते हैं, ठीक है, ये नीचे स्क्रिप्ट चला गया है, सोडियम Na+ और एल्युमिनियम Al3+, मैग्नीशियम Mg2+। बच्चे सम इलेक्ट्रॉनिकों में ध्यान से सुनिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिकों में जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी उसका आकार छोटा होगा, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी उसमें क्या होगा? तो उसका आकार बड़ा होगा। ये देखिए ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं? सम इलेक्ट्रॉनिकों में, सम इलेक्ट्रॉनिक में, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, जिसके नाभिक में, जिसके नाभिक में, कहां पर? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी? ठीक है, अधिक, अधिक आकार बड़ा, अधिक आकार छोटा, और जिसमें कम होगा आकार छोटा। एकदम याद रखिएगा बेटा, लिख लीजिए इसको। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? जिसके नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होगी उसका आकार छोटा होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब जरा देख लीजिए, इसमें इस सब ऑप्शन में देख लेते हैं। यहां देखिए प्रोटॉन की संख्या 11 है, यहां देखिए क्या है? प्रोटॉन की संख्या 13 है, यहां देखिए प्रोटॉन की संख्या 12 है। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा? तो एल्युमिनियम का होगा, क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी? तो 13 है बच्चे। तो एल्युमिनियम हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा? एल्युमिनियम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा है बच्चे, जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक उसका आकार छोटा होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा तो मजा आएगा आपको, नहीं तो कोई बात ही नहीं बेटा। यहां देखिए टेस्टस से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो टेस्टस ठीक है, टेस्टस से आपको उत्पन्न होगा हार्मोन कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन होगा? टेस्टोस्टेरोन। बच्चे टेस्टस का मतलब होता है वृषण। क्या होता है? वृषण। आपको पता है कि वृषण ही आपका शुक्राणु उत्पन्न करता है, शुक्राणु उत्पन्न करेगा, और यहीं से शुक्राणु उत्पन्न करता है, और यहीं से आपको क्या होता है? और यहीं से आपका ठीक है एक हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा मेल सेक्स हार्मोन है, और ये कौन है? टेस्टोस्टेरोन। बच्चे पुरुष का आवाज का मोटा होना, ठीक है, बाहों का चौड़ा होना, ठीक है, शरीर भुजाओं में ताकत का होना, ये सब किसकी वजह से होता है? या शरीर में उत्तेजना का उत्पन्न होना टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन के कारण होगा। इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये क्या करता है? रक्त शर्करा का नियमन करता है। रक्त शर्करा को क्या करेगा? रक्त शर्करा का नियमन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नियमन करता है, नियमन करता है। रक्त शर्करा का नियमन और नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो बच्चे एकदम याद रखना है, रक्त शर्करा का नियमन और नियंत्रण करता है इंसुलिन। थायरॉक्सिन आपको थायराइड ग्लैंड को इंसिस्ट करता है, थायराइड ग्लैंड को मजबूत करने का काम करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, उत्तेजित करने का काम यही करता है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। क्या कह रहा है? द्विबीजपत्री का यह गुण नहीं है। रेशेदार जड़ गुण द्विबीजपत्री का एक गुण नहीं है। एकदम ध्यान में रखिएगा, रेशेदार जड़ जो है एक बीजपत्री का गुण होता है। रेशेदार जड़ याद रखिए बच्चे, क्या होगा? एक बीजपत्री का होता है, एक बीजपत्री का होगा। एक बीज यानी एक बीजपत्री को क्या बोलते हैं? मोनोकोटाइलिडॉन्स। मोनोकोटाइलिडॉन्स का यह गुण होता है, मोनोकोटाइलिडॉन्स का यह गुण होता है। रेशेदार जड़ जो है आपको द्विबीजपत्री में क्या होगा? टैप रूट होता है बच्चे, टैप रूट होता है। टैप या क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट होता है, प्रॉप रूट होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रॉप रूट होता है किसमें? तो आपको द्विबीजपत्री में होगा बच्चे, ठीक है। टैप रूट या आपको प्रॉप रूट होता है, लंबा होगा, लंबा सा जड़ की, ठीक है, शाखाएं होती हैं बच्चे। इसमें रेशेदार जड़ नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है बच्चे? तो लिथियम, यहां देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मैंने कई बार बताया बच्चे कि ये क्षार धातु है, क्षार धातु है। फिर देखिए, ठीक है, ये प्रथम वर्ग का धातु है, फर्स्ट ए वर्ग का धातु है, वर्ग का धातु है। ये मुलायम धातु है, ठीक है, ये क्रियाशील धातु है। बहुत सारी फैक्टर है बच्चे, क्रियाशील धातु है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो ये अक्रिय तत्व गलत है। अक्रिय तत्व 18वें वर्ग का तत्व होता है। 18वें वर्ग का तत्व क्या होगा? अक्रिय गैस होगा, ठीक है। ये क्षारीय मृदा तत्व, क्षारीय मृदा तत्व कौन होगा बच्चे? कैल्शियम, मैग्नीशियम होगा। ये द्वितीय वर्ग का तत्व होता है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व होगा, सेकेंड ए वर्ग का तत्व। ये ऑक्साइड नहीं बनाते, गलत बात। इनके वायतन कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही है, क्योंकि आपको पता है लिथियम की परमाणु संख्या कितनी? तो 3। अब देखिए 2 1, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11, ये 2 8 1। और देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना? तो 19, ये क्या होगा? तो 2 8 8 और क्या हुआ? 1 हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखनी है कि इनके वाह्यतम कोष में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम धातु डैश में संग्रहित किया जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं बच्चे कि देखिए लिथियम, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन तेल में, चूंकि काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, केरोसिन तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। और आपका जो है, ठीक है, कौन बच्चे? तो आपका लिथियम जो है ये मोम में रखा जाता है, मोम में रखते हैं बच्चे, इसको मोम में रखते हैं रखते हैं, क्योंकि ये जो है केरोसिन से भी हल्का होता है, केरोसिन से भी इसका घनत्व कम होता है। केरोसिन पे भी आके ये नाक डांस करने लगता है, तो ये क्या होगा? केरोसिन हो जाएगा। अल्कोहल देखिए, इथाइल अल्कोहल होता है और ये शराब के रूप में यूज करते हैं। अल्कोहल में ये ऑल ग्रुप होता है बच्चे, C2H5OH अल्कोहल होता है, और इसका उपयोग हम लोग शराब में करते हैं। किसमें करेंगे? शराब में करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। इथर, इथर जो है, ठीक है, आपको पता है इथर C2H5O, C2H5, ये आपको क्या होगा? C2H5 डाइथाइल ईथर बोलते हैं। C2H5O, C2H5 होता है बच्चे। तो ये क्या होगा? ईथर। तो बच्चे ये ईथर जो है इसका उपयोग करते हैं निश्चेतक में, ठीक है, आपको, ठीक है, निश्चेतक में करेंगे। संवेदनहारी में, किसी को बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल जो है, जल का फॉर्मूला H2O होता है, और ये क्या होता है? सर्वात्रिक विलायक होता है, सर्वात्रिक विलायक होता है, यानी सब कुछ को अपने में क्या करता है? घोल लेता है। सर्वात्रिक विलायक होगा, यानी सब कुछ को अपने में घोल लेने का काम कौन करता है बच्चे? तो करता है आपको जल करेगा। क्या करेगा? जल करता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं उस पद की पहचान करें जो, ठीक है, निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बच्चे एकदम याद रखिए, प्लेटिनम नहीं है समूह से संबंधित, क्योंकि प्लेटिनम जो है आपको व्हाइट गोल्ड है। ध्यान में रखिएगा, व्हाइट गोल्ड है बच्चे। प्लेटिनम जो है एडम कैटलिस्ट है, एडम कैटलिस्ट है। प्लेटिनम जो है बेटा क्या है? तो प्लेटिनम जो है इसकी परमाणु संख्या की 78 होती है, ठीक है, 78 परमाणु संख्या क्या होगा? 78, 78 होता है, ध्यान में रखिए बच्चे। और क्रिप्टन, नियोन और आर्गन, ये तीनों जो है अक्रिय गैस है। 18वें वर्ग में, 18वें वर्ग में कौन कौन सा तत्व पाया जाएगा बच्चे? तो हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन और अंत में क्या? रेडॉन। ये देखिए, ये आपको अक्रिय गैस है। सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में कौन होगा? तो आपको हीलियम होगा, ठीक है। आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, ये देखिए, ये क्या है? ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा, एकदम ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा किसका होगा? तो हीलियम का। आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा, वायुमंडल में, और बच्चे वायुमंडल में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा। और आपका रेडॉन जो है ये क्या है? तो ये रेडियो सक्रिय है,
रेडॉन रेडियो सक्रिय है और आपके एनवायरनमेंट में, आपके पर्यावरण में यह नहीं पाया जाता है। लेकिन जब भूकंप उत्पन्न होगा या क्या होगा, तो भूकंप होगा या ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो उस समय यह गैस बाहर निकलता है। तो ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यहां देख लीजिए, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होता है। अभी तुरंत मैंने बताया था, देखिए व्हाइट अब बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, आपको ब्लू विट्रियोल यानी आपका विट्रियोल यानी नीला कशिश कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं बेटा। और नीला कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखिए CuSO4 इंटू 5S2 होगा। यानी जल के कितने अणु, 5 अणु होते हैं बच्चे। इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कवकनाशी में। किसमें करेंगे, कवकनाशी में किया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कवकनाशी में। तो 5 इसमें जल के अणु होंगे, 5 इसमें जल के अणु होंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा। कितने अणु होंगे, तो 5 अणु इसमें जल के होंगे। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कान के जो अंदर है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों के द्वारा होता है, एकदम याद रखिएगा। कंपन कितने हड्डियों के द्वारा, 3 हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होती है। और ये क्या होता है, तो बच्चे सबसे पहले हैमर होगा, हैमर, तो ये मेलस होता है, क्या होता है, मेलस होता है। एनविल, ये क्या होता है बच्चे, एनविल, तो ये होता है आपको, ठीक है, मेलस इनकस होता है। और ये देखिए स्टायरप, यानी क्या होगा, आपको ध्यान में रखना है, स्टायरप ये हो जाएगा आपका मेलस इनकस स्टेप्स, मेलस इनकस स्टेप्स होगा। और आपको पता होगा, ये देखिए ये आपका कान है और कान से ये लगा हुआ रहता है इस तरह की नली। बच्चे आपको पता है, कान का जो अगला भाग होता है उसको पिन्ना कहा जाता है, पिन्ना कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्यूब जैसी नली होती है, यहाँ पर आ गया मेलस, ठीक है, इनकस, और ये स्टेप्स होता है, ये वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा। बच्चे यहाँ जो ये ट्यूब होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, आपका यूचेसियन ट्यूब कहते हैं, यूचेसियन ट्यूब कहते हैं। और ये जो आगे बढ़ता है, ये इस तरह से संरचना आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं कोचेला। क्या बोलते हैं, कोचेला कहा जाता है बच्चे, कोचेला कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हैमर, एनविल और स्टायरप कान में क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। पता नहीं नेटवर्क क्यों कनेक्टिंग बताता है, तो फिर से आप देख लीजिए बेटा, फिर से देख लीजिएगा इसको। यहां देखिए, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय कितना है। आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या करते हैं, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क निकालिए, वर्क बराबर क्या होगा, तो पावर इंटू टाइम कर लीजिए, ठीक है, पावर इंटू टाइम, ठीक है, वर्क बराबर, तो आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। तो वह आपको क्या कर रहा है, टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या हुआ, वर्क अपॉन पावर हो गया। ये देखिए, कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या हुआ, समय। अब शक्ति बराबर क्या हुआ, कार्य बटे समय, शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटे समय है। तो आपको समय निकालना, समय बराबर क्या हुआ, कार्य बटे शक्ति। तो निकाल लीजिए बेटा, 1000 अब बटे कितना, 50, ये 0 कट गया, ये कट गया, 20, यानी 20 सेकेंड हो गया। देखिए कहां पर 20 सेकेंड है, यहां पर है, ये आंसर हो गया, ध्यान में रखना है, ये 20 सेकेंड हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन केटायन है बच्चे, ये देखिए हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड देखिए OH माइनस हो जाएगा, अमोनियम NH4 प्लस होगा, और नाइट्रेट आपको NO3 माइनस हो गया, HNO3, कार्बोनेट CO3, ठीक है, आपको कार्बोनेट CO3 2 माइनस हो गया बच्चे। तो यहां देखिए हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, एनायन हुआ, ये एनायन हो गया, एनायन, जिसमें ऋणात्मक आयन हो उसको एनायन बोलते हैं। ये भी एनायन हो गया बेटा, ये भी एनायन हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, केटायन, केटायन जिसमें धनात्मक आयन हो। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन मतलब क्या होता है, तो आपको निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उसको एनायन कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको केटायन कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो अमोनियम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से गेंद की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस, ठीक है, आती है, तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिसके साथ उसे फेंका गया था। बच्चे ये देखिए, यहां से गेंद ऊपर गया और वापस वो गेंद आया, नीचे आया बच्चे। तो ये देखिए, जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। टू बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आपका 12.5 सेकंड दिया हुआ है, और आपको टी यहां से निकाल लीजिए, 12.5/2, यानी निकल गया कितना बेटा, तो 62.5 निकल गया, 62.5 सेकेंड निकल गया, बोलते हैं 6.25 सेकेंड निकल गया।
6.25 सेकेंड निकल गया, 6.25 सेकेंड निकल गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, v बराबर क्या होगा, g इंटू टी। अब देखिए g का वैल्यू कितना 10 लेना है और t का वैल्यू क्या है 6.25 है, गुना कर दे बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 62.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहां पर है आंसर, डी नंबर होगा, क्या होगा, डी नंबर। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कंसेप्ट है कुछ बच्चे, इसीलिए आपको रिपीट कर रहा हूं मैं। यहां देखिए, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। और यहां से देखिए वस्तु को मैंने फेंका ऊपर की ओर, यू वेग से मान लेते हैं, यू वेग से फेंका, तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वेग का मान क्या होगा, 0। और जब वस्तु, क्योंकि माइनस जीटी से ये वेग घटेगा, जब वस्तु नीचे की ओर आएगा तो उसका वेग क्या होगा, तो आपको प्लस जीटी से बढ़ेगा। और जब पृथ्वी से टकराएगा उस समय और जब फेंके थे उस समय, दोनों वेग का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देख लीजिए बेटा क्या कहते हैं, v बराबर क्या होगा, u माइनस क्या, जीटी, महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0, तो u और माइनस जीटी और u बराबर क्या होगा, जीटी, और जीटी का मान मैंने यहां पर निकाला है। देखिए किस तरह से निकाला है, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। बच्चे अभी तुरंत मैंने इसको रिपीट किया था, और ये समस्थानिक है। क्या है, समस्थानिक है। बच्चे समस्थानिक में क्या होता है आपको याद रखना है, समस्थानिक में क्या होगा, तो समस्थानिक में, ठीक है, आपको क्या होगा, तो बच्चे समान क्या क्या होगा, समान होगा कौन कौन, तो समान होगा इक्वल कौन कौन होगा, तो परमाणु संख्या इक्वल हो जाएगा, परमाणु संख्या। फिर क्या होगा, तो आपको तत्व इक्वल हो जाएगा। फिर क्या हो गया, तो आपको बच्चे, ठीक है, रासायनिक गुण समान होगा, तो रासायनिक गुण समान होगा। और समान क्या होगा, तो बच्चे और समान होगा, ध्यान में रखिएगा, रासायनिक गुण समान होगा। और क्या क्या समान होगा, तो और समान होगा, रासायनिक गुण समान हो गया यहाँ पर। और क्या समान होगा, तो न्यूट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी समान होगी। भिन्न क्या होगा, तो भिन्न केबल और केबल आपको होगा, केबल और केबल क्या होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। और क्या होगा, तो बच्चे न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगी। और क्या होगा, तो एक और चीज भिन्न यहां पर होगा, वह है भौतिक गुण। क्या होगा, भौतिक गुण आपको भिन्न होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, समान क्या क्या होता है, परमाणु संख्या, तत्व, रासायनिक गुण, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होगा। भिन्न क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा समस्थानिक में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपको ढेर सारी बातें करेंगे और एकदम क्वेश्चन को करेंगे बच्चे, लगातार मैं करवा रहा हूं आपको, जिससे आप अच्छे से, ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।